हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि इसके पिछले पार्ट में हमने देखा था कि भारत जो है उसमें किस तरह से उद्योग और व्यापार में प्रगति की और किस प्रकार से उनमें सुधार लाने का प्रयास किया गया। जब उद्योग और व्यापार बढ़े तो लोगों का जीवन भी बदला, लोगों के रहन सहन में सुधार हुआ, उनका जीवन स्तर बढ़ा और साथ ही साथ औद्योगिकी के साथ साथ चिकित्सा क्षेत्र में भी प्रगति हुई। तो आज जो है हम देखेंगे पार्ट 9 बदलता जीवन भाग 1। तो जैसे कि अभी तक हमने वर्ष 1961 से वर्ष 2000 तक के कालखंड का अध्ययन किया। 20वीं और 21वीं सदी में परिवर्तन की गति तीव्र है। आज जैसे कि आप जानते हो कि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, जहां पर मानव जीवन तेजी से बदल रहा है। यहाँ पर मानव जीवन में कई सारी चुनौतियां हैं और इसके साथ ही साथ पहले हम जिन बातों की कल्पना भी नहीं कर सकते थे, वे बातें अब वास्तविकता में उतरी हैं, अर्थात सत्य हुई हैं। प्राचीन एवं मध्य युग के धर्म मनुष्य की एक महत्वपूर्ण पहचान थी। पुराने समय में मनुष्य जो है वो धर्म के आधार पर जाना जाता था, जैसे हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी आदि धर्मों के सामने आधुनिकीकरण ने चुनौतियां खड़ी की हैं। हमारी पारंपरिक विचारधारा में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने बहुत बड़ा परिवर्तन ला दिया। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने यह परिवर्तन भारतीय संविधान के माध्यम से किया है। तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन किसने लाया? तो हमारे जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने लाने का प्रयास किया। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने परिवर्तन लाने का प्रयास किसके माध्यम से किया? तो भारतीय संविधान से, क्योंकि हमारे संविधान के शिल्पकार, रचनाकार डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी हैं, जहां पर उन्होंने दलितों के लिए, महिलाओं के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए, बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए, सभी के लिए अलग अलग संविधान, नियम और कानून की संरचना की है, जिसे आज भी लोगों को उसका पालन करना पड़ता है। हमारे संविधान के अनुसार कानून के सामने सभी भारतीय समान हैं तथा धर्म, वंश, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। सभी नागरिकों को भाषण एवं अभिव्यक्ति अर्थात खुद के विचारों को व्यक्त करना, उसे कहा जाता है अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण ढंग से बिना हथियार के एकत्रित तथा संगठित होने का और भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में मुक्त रूप से घूमने का, फिरने का, रहने का तथा स्थायी तौर पर रहने का, कोई भी व्यवसाय करने का अधिकार प्राप्त है। जैसे कि पहले जो है जम्मू कश्मीर में जो है हम ना वहाँ रह सकते थे, ना वहाँ की नागरिकता ग्रहण कर सकते थे, किंतु अब जो है हमारे पंत प्रधान नरेंद्र मोदी जी के राज्य में अब ये भी है कि हम जम्मू कश्मीर में भी आसानी से रह सकते हैं, वहाँ जा आ सकते हैं। तो भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों को अपनी स्वयं की भाषा, लिपि एवं संस्कृत का संवर्धन करने का अधिकार है। अब यहाँ पे एक प्रश्न बनता है
संविधान के अनुसार लोगों को क्या अधिकार हैं? तो संविधान के अनुसार सभी नागरिकों को भाषण एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण ढंग से बिना हथियार के एकत्रित होने तथा संगठित होने का, भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में मुक्त रूप से घूमने फिरने का, रहने का तथा स्थायी तौर पर रहने का अधिकार प्राप्त है। हर एक व्यक्ति को कोई भी व्यवसाय जो वह करना चाहता है उसका अधिकार उसे प्राप्त है और भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों को अपनी स्वयं की भाषा, लिपि एवं संस्कृति का संवर्धन करने का अधिकार प्राप्त है। तो इस तरह से समाज में समानता का अधिकार लोगों को देने का प्रयास किया गया है। संविधान के इन प्रावधानों के कारण जाति व्यवस्था के ढांचे पर आघात हुआ है। तो रिक्त स्थान के लिए पूछा जा सकता है कि संविधान के प्रावधानों के कारण खाली स्थान के ढांचे पर आघात पहुंचा है। जाति व्यवस्था, क्योंकि पहले जो है यहाँ पर जाति व्यवस्था थी, हमारे समाज में जाति व्यवस्था थी, किंतु डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने संविधान की रचना करके इस जाति व्यवस्था को संपूर्णतः नष्ट करने का प्रयास किया है। वंश परंपरागत व्यवसाय की कल्पना जो है वह काल्य बाह्य होने में सहायता मिली है, क्योंकि पहले जो व्यवसाय होते थे वो वंश परंपरागत होते थे। राजा का बेटा राजा होगा, पंडित का बेटा जो है वो पूजा पाठ ही करेगा, पंडित ही होगा। मोची का अगर कोई लड़का है तो मोची का ही कार्य करेगा। तो इस तरह से वंश परंपरागत व्यवसाय चलते थे। आज क्या है, आज के समाज में हम देखते हैं कि व्यक्ति जो है वह अपनी इच्छा के अनुसार व्यवसाय करता है, चाहे वह दलित वर्ग हो चाहे उच्च वर्ग हो। आज जरूरी नहीं है कि मंत्री का बेटा मंत्री ही बनेगा, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बनेगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो बाध्यता थी वह संपूर्णतः नष्ट हो चुकी है। जीवन के सभी क्षेत्रों में परिवर्तन की शुरुआत हो गई है। व्यवसाय से लेकर समाज में रहन सहन सभी में बदलाव आया है। लोगों के आचार विचारों में परिवर्तन हुए हैं और इन प्रावधानों का परिणाम यंत्रों पर भी किस प्रकार हुआ यह हम इस चौखट के माध्यम से समझ सकते हैं। जब मनुष्य ने प्रगति की तो उसने अपनी बुद्धि विवेक का उपयोग करके नए नए यंत्रों का आविष्कार किया। अपनी आवश्यकता के अनुसार अपनी जीवन को और सुगम और सरल बनाने का प्रयास किया। जैसे कि आप देख रहे हो कि ब्रिटिशों के शासनकाल में रेल डिब्बों के 4 प्रकार थे। जब ब्रिटिश अंग्रेजों का शासनकाल था तब यहाँ पे रेल डिब्बे में 4 प्रकार होते थे, फर्स्ट, सेकंड, इंटर और थर्ड। ऐसे 4 वर्ग होते थे, जिसमें तीसरे वर्ग के यात्रियों के लिए मामूली सी सुविधा और उन यात्रियों की ओर देखने का नकारात्मक दृष्टिकोण। इस कारण यह वर्ग मानव भारतीय समाज की व्यवस्था का प्रतीक ही बन चुका था। लेकिन आगे चलकर 1978 के रेल बजट में तत्कालीन रेल मंत्री मधु दंडवते ने तीसरी श्रेणी की व्यवस्था समाप्त कर दी और बाद में पुणे मुंबई के बीच सिंहगढ़ एक्सप्रेस, मुंबई कोलकाता के बीच गीतांजलि एक्सप्रेस, ये वर्ग रहित गाड़ियां प्रारंभ हुई, अर्थात जिसमें वर्ग नहीं थे। जैसे अभी आप अगर देखते हो तो यहाँ पर जब आप गांव जाते तो वहां पे भी आप देखते हो कि फर्स्ट क्लास होता है, सेकंड क्लास होता है और थर्ड क्लास होता है।
जिसमें आप देखते हो कि फर्स्ट क्लास में जो है वह एसी वाला, एसी नॉन एसी इस तरीके से अब परिवर्तन होकर एसी एंड नॉन एसी हो गया कि कुछ डिब्बे एसी के होते हैं, कुछ डिब्बे जो है नॉन एसी के होते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप यहाँ पर लोकल ट्रेन में देखते हो तो वहां पे भी फर्स्ट क्लास का होता है डिब्बा, एक सेकंड क्लास का डिब्बा होता है। फर्स्ट क्लास में कुछ सुविधाएं अलग होती हैं और सेकंड क्लास में सुविधाएं अलग होती हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो है वर्ग ब्रिटिशों के काल से ही चला आ रहा है। उपरोक्त प्रावधानों के कारण समाज में छोटे बड़े परिवर्तन धीरे धीरे होने लगे। अब होटल में सभी के लिए प्रवेश खुला है। अब चाहे निम्न वर्ग के लोग हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, कोई भी वर्ग के लोग हो, होटल में जाकर सभी खाना खाते हैं, एक ही थाली में खाते हैं। ये भी नहीं है कि ब्राह्मणों के लिए अलग थाली का प्रयोग किया जाता है, दलितों के लिए अलग थाली का उपयोग किया जाता है। तो यह दर्शाता है कि यहाँ पर सभी को समानता का अधिकार है। धर्म, वंश, जाति, लिंग इन कारणों से प्रवेश नकारा नहीं जाएगा। ऐसी तख्तियां होटलों में हम देखते हैं। ऐसा नहीं है कि लड़का है तो उसको होटल में एंट्री मिलेगा, लड़की है तो उसको होटल में प्रवेश नहीं मिलेगा। आज जो है ये सारी प्रथाएं, जो कुप्रथाएं थी, वह संपूर्ण तरह से नष्ट हो चुकी हैं। पहले राज्य सत्ता के विरुद्ध विचार प्रकट करने की कुछ मर्यादाएं थी। अब भारतीय नागरिक समाचार पत्र अथवा भाषण और अन्य माध्यमों द्वारा सरकार के विरुद्ध अपने विचार प्रकट कर सकता है। जैसे कि आप देख रहे हो कि व्यक्ति जो है भाषणों के माध्यम से, आंदोलनों के माध्यम से सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है। जो उसे अन्यायकारक नीतियां लगती हैं उसके खिलाफ वह आवाज उठाता है। तो इस तरह से यह समाज में 21वीं सदी में सबसे बड़ा परिवर्तन आया है। आप जो है अब यंत्रों पर हम निर्भर होने लगे हैं, जहां पर हम इंस्टाग्राम से, ब्लॉग्स के द्वारा अपने विचारों को सरकार तक पहुंचा सकते हैं, फेसबुक के द्वारा, ट्विटर के माध्यम से, इन सभी माध्यम से हम अपने विचार जो हैं वह सरकार तक पहुंचा सकते हैं। हमें अमान्य लगने वाली बातें हम बोल सकते हैं। यह बहुत बड़ा परिवर्तन स्वातंत्रोत्तर अर्थात स्वातंत्र के बाद के कालखंड में आया है। तो इस तरह से यहाँ पर लोगों को विचार व्यक्त करने की छूट मिली है। अब हम आगे देखेंगे परिवार संस्था। स्वतंत्र पूर्व कालखंड में परिवार संस्था भारतीय समाज की एक प्रमुख पहचान थी। तो खालिस्तान के लिए यहाँ पर प्रश्न बनता है कि स्वतंत्र पूर्व कालखंड में खालिस्तान भारतीय समाज की एक प्रमुख पहचान थी। तो एक प्रमुख पहचान क्या थी? परिवार संस्था। संयुक्त परिवार पद्धति का देश के रूप में भारत संसार भर में जाना जाता था। अर्थात यहाँ पर लोग जो है एक साथ मिलजुल कर रहते थे। यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि भारत संसार भर में किस स्वरूप में पहचाना जाता था? तो भारत पूरे विश्व में, संसार भर में संयुक्त परिवार पद्धति का देश इस स्वरूप में जाना जाता था, जहां पर पूरा परिवार एक साथ मिलजुल कर रहता था। किंतु आज जो है इसका स्वरूप पूर्णतः बदल गया है। वैश्वीकरण की लहर में विभक्त परिवार पद्धति को बढ़ावा मिला है। आज परिवार अर्थात माता पिता, पत्नी, बच्चे, और वैश्वीकरण की लहर परिवार अर्थात माता पिता को भी अब छोड़ दिया जाता है और केवल जो है
पति पत्नी और बच्चे, यही उनका परिवार है। किंतु प्राचीन समय में माता पिता भाई तो जितने भी होते थे सब एक संयुक्त होता था, सब एक साथ मिलकर जीवन यापन करते थे। किंतु जैसी जैसी प्रगति होती गई, लोगों के रहन सहन में बदलाव आता गया। अब आगे देखेंगे हम समाज कल्याण। तो कल्याणकारी समाज स्थापित करना ही हमारा उद्देश्य है। यह भारत के संविधान में उल्लिखित है। तो भारत के संविधान में क्या उल्लिखित है? भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य स्थापित करना यह हमारा उद्देश्य है। यह भारत के संविधान में उल्लिखित है। ऐसा उल्लेख करने वाला भारत विश्व का पहला देश है। भारत जो है विश्व का पहला देश है, जिसका प्रमुख उद्देश्य है कि हम कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेंगे, जिससे लोकतंत्र की स्थापना होगी और लोगों का कल्याण होगा। ऐसा उल्लेख करने वाला हमारा भारत जो है विश्व का यह एक पहला देश है। भारतीय नागरिकों को पूर्ण रोजगार, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा एवं विकास के अवसर उपलब्ध करवा के देना समाज कल्याण कार्यक्रम के उद्देश्य हैं। यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि समाज कल्याण कार्यक्रम के क्या उद्देश्य हैं? तो समाज कल्याण कार्यक्रम के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला, भारतीय नागरिकों को पूर्ण रोजगार देना। दूसरा, स्वास्थ्य सुविधाएं देना। तीसरा, शिक्षा एवं विकास के अवसर उपलब्ध कराकर देना। भारतीय समाज में आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक विषमता बड़ी मात्रा में व्याप्त है। महिलाएं, बच्चे, दिव्यांग अर्थात अपंग, अनुसूचित जाति और जनजाति, अल्पसंख्यकों तक विकास के अवसर पहुंचाना आवश्यक है। आज भी अनुसूचित जाति जनजाति अर्थात जो जंगलों में रहते हैं, जो आदिवासी प्रजाति के लोग हैं, उन्हें भी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। तो आज हमारे समाज का, लोगों का यह उत्तरदायित्व है कि इन सभी तक सुविधाओं को पहुंचाया जा सके। स्वातंत्रोत्तर कालखंड में सरकार के सामने यह सबसे बड़ी चुनौती थी और इसीलिए भारत सरकार ने 14 जून 1964 को समाज कल्याण मंत्रालय की स्थापना की। तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि समाज कल्याण के लिए भारत सरकार ने किस मंत्रालय की स्थापना की? तो समाज कल्याण के लिए भारत सरकार ने 14 जून 1964 को भारत समाज कल्याण मंत्रालय की स्थापना की और इस मंत्रालय के अंतर्गत पोषण और बाल विवाह, सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक संरक्षण, स्त्री कल्याण एवं विकास के कार्य को कार्यान्वित किए जाते हैं और इसी प्रकार की व्यवस्था राज्य स्तर पर भी की गई है। तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा किन कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया जाता है? तो उत्तर स्वरूप हमें मिलता है कि समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा अंतर्गत पोषण, बाल विकास, सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक संरक्षण, स्त्री कल्याण एवं विकास के कार्यक्रम को कार्यान्वित किया जाता है और इसी प्रकार की व्यवस्था राज्य स्तर पर भी की गई है। ये तो हमारा रहा समाज कल्याण के विषय में जानकारी। अब हम देखेंगे कि अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए क्या कार्य किए गए। तो वर्ष 1971 की जनगणना के अनुसार
देश में लगभग 22% लोग अनुसूचित जाति और जनजातियों के थे और इन सब के लिए कानून बनाकर शैक्षिक छात्रवृत्ति, स्कॉलरशिप जिसे आप कहते हो, शैक्षिक छात्रवृत्ति एवं प्रतिनिधित्व देकर संसद, राज्य विधिमंडल और सरकारी सेवाओं में कुछ स्थान आरक्षित किए गए हैं। तो यहाँ पर भारतीय सरकार ने अनुसूचित जाति एवं जनजातियों तक भी सुविधाओं को उपलब्ध कराने का पूर्णतः प्रयास किया है। अब इसी कड़ी में हम देखते हैं कि सार्वजनिक स्वास्थ्य में किस तरह से परिवर्तन आया है और उसे लेकर कौन कौन से कार्य किए गए हैं। तो प्रथम कर्तव्य के रूप में भारतीय सरकार जनता के रहन सहन का स्तर बढ़ाए, उनका पोषण करें एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य भी सुधारें, ऐसा उल्लेखनीय भारतीय संविधान में किया गया है। तो एक प्रश्न बनता है कि प्रथम कर्तव्य के रूप में भारतीय संविधान में किन बातों का उल्लेख किया गया है। तो प्रथम कर्तव्य के रूप में सरकार भारतीय जनता के रहन सहन का स्तर बढ़ाए, उनका पोषण करे और सार्वजनिक स्थान भी सुधारे, ऐसा उल्लेख हमारे संविधान में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने किया है। केंद्र सरकार का स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण इस संदर्भ में राज्य सरकार की सहायता करता है। जैसे कि आप जानते हो कि कई सारी परियोजनाएं बनाई गई, जिसमें से छठी पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण क्षेत्र के लोगों, आदिवासियों एवं गरीब लोगों को प्राथमिक स्वरूप की स्वास्थ्य सेवाएं तथा चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवा देने का उद्देश्य था। यहाँ पे प्रश्न बनता है कि छठी पंचवर्षीय योजना का क्या उद्देश्य था। तो छठी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्र के लोगों, आदिवासियों एवं गरीब लोगों को प्राथमिक स्वरूप की स्वास्थ्य सेवाएं तथा चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाकर देना। स्वास्थ्य के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो स्वास्थ्य के संदर्भ में भारत में एलोपैथी, यूनानी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक और प्राकृतिक उपचार पद्धतियों को मान्यता देकर नागरिकों का स्वास्थ्य उत्तम रखने का प्रयत्न शुरू किया गया है। यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि भारत में उपचार की किन पद्धतियों को मान्यता देकर नागरिकों का स्वास्थ्य उत्तम रखने का प्रयत्न किया गया है। तो भारत में एलोपैथी, यूनानी, होम्योपैथी, एलोपैथी जो आपकी अंग्रेजी दवाएं होती हैं, यूनानी पद्धति, होम्योपैथी जो आपके आयुर्वेद पर निर्भर होती हैं, आयुर्वेद और प्राकृतिक उपचार, इन सभी पद्धतियों को मान्यता दिया गया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुए परिवर्तनों के कारण भारतीयों का जीवन अधिकाधिक चिंता रहित होने में सहायता मिली है। वर्ष 1962 में तमिलनाडु के वेल्लूर स्थित क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में डॉक्टर एन गोपीनाथ के नेतृत्व में भारत में ओपन हार्ट सर्जरी सफलतापूर्वक की गई। हार्ट सर्जरी जो होती है, तो यह भारत में पहली बार किया गया। यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि भारत में ओपन हार्ट सर्जरी किसके नेतृत्व में किया गया और कहाँ किया गया। तो यहाँ पर उत्तर स्वरूप हमें मिलता है कि तमिलनाडु के वेल्लूर स्थित क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर एन गोपीनाथ के नेतृत्व में ओपन हार्ट सर्जरी सफलतापूर्वक की गई और इस कारण ऐसे उपचारों के लिए विदेश जाने की आवश्यकता नहीं रही। पहले जो है
इन सभी उपचारों के लिए लोगों को विदेश जाना पड़ता था, किंतु आज हमारे भारत की यह चिकित्सा के क्षेत्र में इतनी प्रगति कर चुका है कि लोगों को विदेश जाने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि विदेश से जो है लोग यहाँ पर आते हैं। जयपुर फूड की खोज से भारत में दिव्यांगों का जीवन बदल गया। तो यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि किसकी खोज से भारत में दिव्यांगों का जीवन बदल गया? तो उत्तर स्वरूप मिलता है जयपुर फूड। 1968 से पूर्व एकाध व्यक्ति जब दुर्घटनाग्रस्त होकर अपना पैर गवा बैठता था तो शेष जीवन उसे बिताना बहुत ही कठिन हो जाता था। इस पर उपाय के रूप में डॉक्टर प्रमोद सेठी ने कुशल कारीगर रामचंद्र शर्मा की सहायता से कृत्रिम हाथ, पैर, नाक, कान तैयार किए और जयपुर फूड तकनीकी के उपयोग से तैयार किए गए कृत्रिम अंगों के कारण दिव्यांग रोगी नंगे पैर उबड़ खाबड़ जमीन पर चलना, दौड़ना, साइकिल चलाना, खेतों में काम करना, पेड़ पर चढ़ना, पर्वतारोहण करना जैसे काम सहजता से कर सकता है। यह जो है जयपुर फूड की देन है, अर्थात जहाँ पर कृत्रिम अंगों का निर्माण किया जाता है। आपने भी देखे होंगे कि कई सारे लोगों को नकली जो है पैर लगाए जाते हैं, हाथ लगाए जाते हैं, आँख लगाई जाती है। तो इस तरह से कृत्रिम अंगों का उपयोग करके वह अपना जीवन आसानी से व्यतीत कर सकते हैं, बिना किसी पर निर्भर रहे। तो इस तरह से यहाँ पर जो है जयपुर फूड तकनीकी से लोगों के जीवन जो है वह सरल और सुगम बना। इस कृत्रिम पैर में जूता पहनने की आवश्यकता न होने से जूते का खर्च बचता है। पैर मोड़ना एवं पालथी मारना, बैठना कृत्रिम पैर के कारण संभव हो गया है। पानी में तथा गीली अवस्था में काम करने के लिए ये पैर सुविधाजनक होते हैं। तो यह पैर जो है, जैसे किसान है, खेत में काम करता है, तो अगर कृत्रिम पैर लगा है तो वह आसानी से कार्य को कर सकता है, तो उसे किसी पर भी निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से जयपुर फूड से दिव्यांगों का जीवन बदला और उन्हें अपनी एक नई पहचान मिली। अगला हम देखेंगे भारत में जो आमूलाग्र परिवर्तन किया गया मूत्रपिंड प्रत्यारोपण, जिसे हम कहते हैं किडनी ट्रांसप्लांट। तो यह शल्य क्रिया, यह ऑपरेशन, शल्य क्रिया इट मीन्स ऑपरेशन। तो यह शल्य क्रिया भारत में साध्य हो जाने से रोगियों के प्राण बचाने में डॉक्टरों को सफलता मिली है। पहले किडनी फेलियर की वजह से लोगों की मृत्यु हो जाती थी, लेकिन आज जो है लोग इसे भी हरा देते हैं किडनी ट्रांसप्लांट की वजह से। वर्ष 1971 से पूर्व इस तरह की शल्य क्रियाएं भारत में बहुत अधिक नहीं होती थी। तमिलनाडु के वेल्लूर में क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में यह शल्य क्रिया 1971 में सफल हुआ और इस प्रकार से डॉक्टर जानी व डॉक्टर मोहन राव ने जीवित व्यक्ति द्वारा दान किए गए मूत्रपिंड का रोगी के शरीर में सफलतापूर्वक प्रत्यारोपण किया, अर्थात किडनी को ट्रांसप्लांट किया। और अब अविकसित देशों के रोगी यह शल्य क्रिया करवाने के लिए भारत में आते हैं, अर्थात दूर दूर से अलग अलग देशों से लोग जो है भारत में आते हैं। तो इस प्रकार से भारत ने शल्य क्रिया में भी अपना झंडा गाड़ा, वह वहाँ पर भी आगे बढ़े।